नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हम यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए द हिंदू न्यूज़ एडिटोरियल्स को डेली बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो YouTube चैनल है, ये YouTube चैनल और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ पा सकते हैं और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आप इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो पहला टॉपिक है वो एक डिस्कशन से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं कि जो ये ऑपरेशन विजय की बात हो ऑपरेशन अजय की बात हो रही। तो ये ऑपरेशन अजय जो है, जो हमारे इंडियंस वहाँ पर हैं इज़राइल में, उनको बाहर निकालने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। ठीक, इससे पहले इसी साल ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया था, जो कि जो लोग सूडान में फंसे हुए थे, वहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही थी, ये यहाँ देखिए, जो सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उनसे वहाँ के अपने सिटीजन्स को निकालने के लिए हमने कई बार हम लोग जो है इस तरीके की इवैक्यूएशन एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, हमारे प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग अपना डिस्कशन जो है आज स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स ऑलरेडी हैं, उनकी जो एक्सपेंशन की बात करते हैं शशि थरूर जी। शशि थरूर जी ये बताते हैं इस आर्टिकल में कि देखिए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो उनकी मेंबरशिप की एक्सपेंशन होनी है, वो काफ़ी टाइम से इसके बारे में लगातार बात हो रही है। लेकिन ये कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे डॉक्टर्स बीमारी को डायग्नोज तो कर रहे हैं, उनको पता चल जा रहा है कि सपोज दैट ये टीबी है, लेकिन वो उस बीमारी के लिए पिल्स नहीं दे रहे हैं मरीज को। सेम यही कंडीशन हो गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जहाँ पर उनके चाहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल हों, या फिर उनके मेंबर्स हों, या फिर पूरी जो और मेंबर्स हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो सभी इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो हम इसमें करंट वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सपेंशन की ज़रूरत है मेंबर्स की। तो इस बात को जो है इस आर्टिकल में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है कि टोटल जो है परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स हैं, सॉरी। कौन कौन से 5 मेंबर्स हैं? तो आपको पता है यूएस है, यूके है, और चाइना है, रशिया है एंड फ्रांस है। ठीक है, तो अगर अब आप देखिए, इस समय करंट सिचुएशन के हिसाब से फ्रांस और यूके दो कंट्रीज तो बहुत वीक हैं, और रशिया भी लगभग में वीक ही है, क्योंकि रशिया की भी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अब ये तो बात हो गई स्टार्टिंग की। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टैब्लिशमेंट है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और ये यूनाइटेड नेशन की एक स्ट्रक्चर, एक उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की एक बॉडी है। यूनाइटेड नेशन में टोटल 6 बॉडीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए। एक तो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है? और एक हो गई आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके बाद में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जो कि इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो है काम करती है कि किस तरीके से कल्चर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। और एक बॉडी है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि पहले, अब इसका काम नहीं है, क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल में ये था कि वो कंट्रीज आती थी जो कि खुद इंडिपेंडेंट सोवरेन नहीं थी, तो वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर जो है उनको फ्रीडम और उनको राइट्स प्रोवाइड किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में है। बाकी आपको पता ही है कि ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है वॉशिंगटन में इनका हेडक्वार्टर है। और एक होता है यूनाइटेड नेशंस जो सेक्रेटरी जनरल होता है, तो ये सेक्रेटरी ऑफिस भी होता है इनका यूनाइटेड नेशंस का। तो इस तरीके से ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से चलती हैं। ठीक है, और इसमें जो है 5 परमानेंट मेंबर्स जो बता दिए गए, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये 5 जो है एनुअली, हर एक साल 5 मेंबर्स बदल जाते हैं। यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। ठीक है, अब देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कुछ लीडर्स के द्वारा कुछ बोला गया, जैसे तैयब एर्डोगन, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं, देखना पड़ेगा।
तो वो बोलते हैं कि देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अब दुनिया की सिक्योरिटी का गारंटर नहीं रह गया है। वो अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज का 5 कंट्रीज की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज का बैटल ग्राउंड बन गया है। ठीक है, मतलब कि जहां पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब ये 5 कंट्रीज अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेकर एक दूसरे से फाइट करती रहती हैं। भाई, यूएसए जो है वो ट्रेड वॉर करता रहता है चाइना के साथ में। ठीक है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाता रहता है। इन लोगों की आपस में ही नहीं बनती है। ठीक, फ्रांस और यूके तो एकदम साइड में अलग ही पड़े रहते हैं बिल्कुल। तो ये बात बताई जाती है। ठीक, अब देखिए उसके बाद में आगे देखते हैं कि जो एंटोनियो गुटरेस क्या कहते हैं। ये तो अच्छा, देखिए जब भी आपको यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की बात आए तो आप इन राइटर्स के इन कोट्स को लिख सकते हैं कि जो है ये राइटर्स बोल रहे हैं, जो ये नेता हैं वर्ल्ड के, वो ये बोल रहे हैं। ठीक, एंटोनियो गुटरेस कहते हैं कि देखो, वर्ल्ड हैज चेंज्ड, our institution have not. ठीक, we cannot effectively address the problem as they are if institution doesn't reflect the world as it is. Instead of solving the problem they risk becoming part of it. तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइटर जो शशि थरूर जी हैं, शशि थरूर जी जो है ये यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहे थे, 90s की बात है। तो उस टाइम पे बॉट्रस घाली जो है वो सेक्रेटरी जनरल थे। तो उन्होंने बोला था कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 50 साल जब सिक्योरिटी काउंसिल के पूरे हो जाएं तो उसमें चेंजेस आने चाहिए, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, रिफॉर्म होने चाहिए। तो अब देखिए अभी अनजस्ट सिचुएशन क्यों है। जब 1995 की बात करते हैं राइटर, कि 1995 में जो है 11 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स थे, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर्स और 6 जो है ये मेंबर्स रहे होंगे नॉन परमानेंट। उनको मिला के जो है उस टाइम पे केवल 51 यूएन स्टेट मेंबर्स थे। तो इसका मतलब उस टाइम पे 22% रिप्रेजेंटेशन था 1995 में। ठीक, लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो आज के टाइम पे क्या है। आज के टाइम पे देखिए 193 मेंबर कंट्रीज हैं और इसमें से सिर्फ 15 मेंबर्स ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है। तो जहां पर 1995 में 22% रिप्रेजेंटेशन था पूरे वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहीं अब 8% रह गया है। ठीक है, और इसमें से ये जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें से यूरोपियन कंट्रीज का आप कह सकते हैं कि जो है, यूनियन मत लिखिए, यूरोपियन कंट्रीज का समझ लीजिए आप, 33% बता रहे हैं कि हर समय जो है रिप्रेजेंटेशन रहता है, जबकि पॉपुलेशन सिर्फ वहां पर 5% ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि निवास करती है। बताया जाता है कि देखो, जापान और जर्मनी जो है वो इस समय कितनी डेवलप्ड इकोनॉमीज बन चुकी हैं। ठीक है, जापान और जर्मनी, जापान सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन में फंडिंग करता है 2nd नंबर पर, उसके बाद में जर्मनी करता है 3rd नंबर पर। लेकिन अभी भी इनको एनिमी स्टेट कहा जाता है वहां पर। एनिमी स्टेट क्यों कहा जाता है बताइए। क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है वो इसलिए बनाया गया था ताकि अब दूसरा तीसरा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। क्योंकि 3rd वर्ल्ड वॉर जब 1945 में खत्म हुआ, उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। ठीक है, ये बात तो आपको पता है, और इसका बेसिकली मुख्य उद्देश्य यही था कि अब फ्यूचर में कोई युद्ध ना होने पाए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या युद्ध रुके? देख लीजिए आप, इंडिया पाकिस्तान का हुआ, इंडिया चाइना का हुआ, चाइना वियतनाम का, चाइना ताइवान से हो रहा है, अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है, और अब आज की डेट में इसराइल ने करना शुरू कर दिया है इस हमास के ऊपर, यानी कि पैलेस्टाइन के ऊपर। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लॉस, सिविलियन लाइफ की लॉस होती है ना। भाई आर्मी का तो मान लीजिए, चलिए ठीक है, आर्मी के बंदे मर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन सिविलियन को हार्म क्यों पहुंचाई जाती है युद्धों में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो बताया जा रहा है देखो, ये लोग हैं, ये लोग अभी भी इनमें, तो क्यों नहीं इसका एक्सपेंशन हो रहा है। इंडिया जैसी कंट्रीज हैं, इनको इनको जो है कुछ दिया ही नहीं जा रहा है, अभी सीट ही नहीं दी जा रही। आज की डेट में इंडिया क्या है आप बताइए। इंडिया आज की डेट में पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन पीपल हमारे यहाँ रह रहे हैं, और हम लोग इसमें करंट टाइम पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमने G20 अभी होस्ट किया हुआ है। हमारी कैपेबिलिटीज को पूरा ग्लोब जानता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कई बार सेवरल पीस कीपिंग मिशन हमारे चलते रहते हैं, आपने देखा होगा, सूडान में, नाइजीरिया में। ठीक है, वीमेन फोर्सेस भी जाया करती हैं।
तो देखिए स्मॉल कंट्रीज क्या है, स्मॉल कंट्रीज देखो ट्राई कर रही हैं, राइटर ये बोलते हैं स्मॉल कंट्रीज जो है ओकेजनली ट्राई करती हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जो है परमानेंट सीट के लिए तो फाइट नहीं कर सकती, तो नॉन परमानेंट सीट के लिए अपनी जो राइवल क्रेडेंशियल्स होते हैं उनके साथ में फाइट करती है। कहने का मतलब जैसे छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मालदीव्स है या कोमोरोस है, तो ये लोग आइलैंड कंट्रीज हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आपस में जो है नॉन परमानेंट सीट के लिए फाइट करेंगे। जो मीडियम साइज और लार्ज जो कंट्रीज हैं, देखिए उनकी तो वो तो उनके पास कंपटीशन की स्पिरिट तो है, लेकिन वो जो है बहुत ग्रीवेंस है उनके अंदर, मतलब कि वो जो है बहुत दुखी हैं इस बात से कि एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है। और कई मतलब सिंपली इनवी मतलब कि पर्सन वो क्या बोलते हैं ना, एक रिजेंटमेंट वाली फीलिंग आप समझ लीजिए, ठीक है, रिजेंटमेंट वाली। तो ये बात है मीडियम मतलब कि बताई जाती है मीडियम साइज और लार्ज साइज में। पर अब देखिए प्रॉब्लम स्टैंड क्या है कि क्यों एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली बात तो ये आप समझिए, देखिए जो यूनाइटेड चार्टर का जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से अगर आपको यूएन चार्टर में चेंजेस करने हैं, तो जो भी मेंबर्स हैं उस समय यूनाइटेड नेशंस में उनके 2/3 मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो आज की डेट में 193 मेंबर नेशंस हैं यूनाइटेड नेशन में। तो आपको 129 जो मेंबर्स हैं उनकी उनकी उनका अप्रूवल चाहिए होगा, और साथ ही साथ इन 129 मेंबर स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होगा। रेटिफिकेशन क्या होता है कि, और रेटिफिकेशन भी 2/3 मेजोरिटी से चाहिए। रेटिफिकेशन क्या होता है कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं ये अपने होम पार्लियामेंट में जाएंगी और वहां पर जो भी यूनाइटेड नेशंस चार्टर में चेंजेस होने का बिल प्रेजेंट किया गया होगा उसको जो है वहां से पास करवा के लेके आएंगी, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनका भी अपोजिशन नहीं होना चाहिए कि पता चले कोई वीटो लगा दे, तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, यानी कि यूनाइटेड चार्टर में चेंजेस नहीं हो पाएंगे। अब इंडिया तो देखिए बड़ा प्रयास कर रहा है, लेकिन अब कंट्रीज बहुत सारी हैं देखिए। यूरोप से भी, यूरोप का तो मान लीजिए अभी रिप्रेजेंटेशन है ही है, लेकिन फिर भी यूरोप की कुछ नई कंट्रीज भी तो प्रयास कर रही हैं। जैसे इटली प्रयास कर रही है, ठीक। जर्मनी का अभी हमने बताया, जर्मनी प्रयास कर रही है। एशिया में क्या है, एशिया में जापान इम्पोर्टेंट कंटेंडर है, इंडिया इम्पोर्टेंट कंटेंडर है। और कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं इम्पोर्टेंट कंटेंडर में, हम सिंगापुर को ले सकते हैं क्योंकि सिंगापुर की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ठीक है। साउथ कोरिया बहुत अच्छी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो आप लैटिन अमेरिका में देख लीजिए, लैटिन अमेरिका में क्या चल रहा है, लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील है, मैक्सिको है, ठीक। ये इकोनॉमी है जो ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये लोग चाहेंगे, और पॉपुलस कंट्रीज भी हैं, तो ये लोग चाहेंगे कि इनका रिप्रेजेंटेशन हो। तो अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये आपस में ही इनकी इतनी राइवलरी है, या जो राइवलरी चलती है उसकी वजह से भी कई बार वहां पर पास नहीं हो पाता है यूनाइटेड नेशंस में। ऐसे जो चेंजेस का एक्सपेंशन वाली अगर बात होती है, जैसे चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो पावर है वो एशिया में डाइल्यूट हो। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल बन जाए, क्योंकि इंडिया तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इंडोनेशिया के संबंध इंडिया से भी बहुत कम ही सही रहते हैं, कुछ मतलब कुछ डिस्टेंस जरूर रहता है, तो वो भी कभी नहीं चाहेगा। टर्की हमेशा इंडिया का विरोध करता है यूनाइटेड नेशन छोटी छोटी बात पे। चाइना तो कभी इंडिया को जो है किसी मामले में वोट ही नहीं करता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, आप समझ लीजिए। लैटिन अमेरिका में जैसे बताया जाता है कि ब्राजील है, लेकिन ब्राजील का अपोजिशन अर्जेंटीना करता है। अफ्रीका में समझिए, अफ्रीका को जैसे फ्यूचर ऑफ कॉन्टिनेंट कहा जाता है, फ्यूचर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यहाँ पर 54 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। अब एक सीट तो उनको सेटिस्फाई कर नहीं सकती है क्योंकि 54 कंट्रीज हैं यहाँ पर अफ्रीका में स्पेशली। और पॉपुलेशन भी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, यहाँ की रिसोर्सेज भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब दो सीट्स की जो है डिमांड कर रहे हैं ये लोग, 2 सीट्स की। अब इसमें जो है राइवल क्रेडेंशियल्स कौन कौन से हैं, नाइजीरिया है, नाइजीरिया में डेमोक्रेसी, साउथ अफ्रीका मतलब कि सबसे पुरानी जो है डेवलप्ड इकोनॉमी है, इजिप्ट एक एंशियंट कल्चर है, और बहुत सारी हैं, इथोपिया हो गई, और केन्या है, जिम्बाब्वे है, ठीक है। ये ठीक ठाक कंट्रीज हैं। तो ये भी तो चाहेंगे कि हमें जो है परमानेंट मेंबर की सीट मिले। तो फिर जब बताया जाता है कि इतनी प्रॉब्लम्स ही चल रही हैं, तो क्यों ना एक काम करिए कि एक सेमी परमानेंट सीट का इंतजाम कर लीजिए, कि एक ऐसा स्टेटस बना दीजिए कि जहाँ पर सेमी परमानेंट सीट्स हों, और वो 10 साल के लिए किसी एक कंट्री को अलॉट कर दिया है, मतलब कि 2 साल से बढ़ा के कहने का मतलब 10 साल हो जाए, ठीक है, एक ऐसा स्टेटस।
तो बस यहीं पर राइटर अपनी बात खत्म कर देते हैं। फिलहाल राइटर कुछ एक दो बातें जो बीच में बोलते हैं उसमें ये बताते हैं कि देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किस तरीके से हेल्पलेस है, और जो वर्ल्ड पीस की बात होती है उसको वर्ल्ड पीस को स्टेब्लिश करने में सक्षम नहीं रही, जब यूनाइटेड नेशंस का एक मेंबर स्टेट यूक्रेन, जिसको रशिया जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, उसने इनवाइट कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, रशिया ने ठीक नहीं कर पाया। तो आज की डेट में इसराइल क्या है, इसराइल जो है वो वेस्ट बेसिकली आप समझ लीजिए यूएसए का समर्थन में है। तो उसके ऊपर भी कोई जो है यूनाइटेड नेशंस एक्शन नहीं ले रहा है। बट यूनाइटेड नेशंस जो है ह्यूमैनिटेरियन काम करता है बहुत सारे, जैसे अपने यहाँ ही एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन में के लिए वो जो है ग्रांट देता है, ठीक, अफ्रीकन कंट्रीज में ड्रिंकिंग वाटर के लिए और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन वाले एरिया में भी जो पीस कीपिंग फोर्सेस लगाई जाती हैं या फिर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो बस यही था इस पूरे आर्टिकल में। आगे देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। देखिए एक यहाँ पे ये एक आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, ये जीएसटी में रिफॉर्म्स के बारे में है, ठीक है। तो जीएसटी में जीएसटी काउंसिल की अभी मीटिंग हुई, तो ये राइटर ये बताते हैं कि देखो इस बार इस साल जो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 4 बार हुई, ठीक है, एक साल में, और इस पिछली बार जो है केवल 2 बार ही हुई थी। और ये भी बताया जाता है कि ये जो जीएस अच्छा देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है, जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं। जीएसटी काउंसिल में 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स शायद सेंट्रल के होते हैं, बाकी आपके 28 स्टेट्स हो गए, और 3 यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स, यानी कि ये तभी तो जीएसटी काउंसिल बनती है ना, ठीक। तो अब देखिए ये बताया जाता है कि ये तो अब रिफॉर्म की क्या जरूरत है इसमें। रिफॉर्म की अब बहुत दिनों से देखो रिफॉर्म की बात कर चल रही है जीएसटी में, हम बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करने वाले हैं कुछ। आपको पता है कि जीएसटी जो है एक मल्टी लेयर्ड जो है टैक्स सिस्टम है, जैसे हर एक स्लैब, सॉरी मल्टी स्लैब वाला है, ठीक, जैसे एक एक कुछ गुड्स हैं जिनके ऊपर 0 टैक्स लगता है, फिर कुछ हैं जिनके ऊपर 5% टैक्स लगाया जाता है, कुछ हैं जिनके ऊपर जो है 8%, फिर ऐसे ही कितना है 18% है, और फिर 24% है, ठीक है। ये स्लैब्स हैं शायद। तो जो ये स्लैब्स हैं इनके हिसाब से, लेकिन अब देखिए क्या है कि हर एक स्लैब में कोई प्रोडक्ट कुछ अलग है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हमें कोई पेट्रोलियम पेट्रोलियम तो छोड़ ही दीजिए, मान लीजिए कोई टेक्सटाइल का प्रोडक्ट है, ठीक है, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट में 18% अगर जीएसटी लगना है, और सपोज दैट कोई स्मॉल टेक्सटाइल वाला है, जैसे जैसे रुमाल या कुछ ऐसा जो हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ बन रही है, उसके ऊपर कम जीएसटी लगाया गया है ताकि हैंडीक्राफ्ट को जो है प्रमोट किया जा सके, तो उसके ऊपर 8% जीएसटी होगा। तो कई बार क्या होता है कि इसको लेकर डिस्प्यूट हो जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट को ऐसे स्लैब में रखते हैं जिसमें कम टैक्स हो, और जो जीएसटी अथॉरिटीज होती हैं वो उस प्रोडक्ट को उस स्लैब में कैटेगराइज करती हैं जहां पर ज़्यादा टैक्स उनको कलेक्ट कर सकें वो। तो इस तरीके से जीएसटी रेशनलाइजेशन की बात होती है, ठीक है। तो हमने एक जो भी शॉर्ट में समरी बनाई हुई है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। देखिए ये पीडीएफ में जो है जीएसटी के बारे में कुछ चीज़ें हैं, जो उस हाँ, इसको आप देख लीजिएगा। और कौन सी जो है जीएसटी जो है कौन से ऐसे, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है ना, तो जो इससे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस जो चल रहे थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, जो प्रोडक्शन पे लगाई जाती है, ठीक है, चीज़ों को। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी, उसके बाद में सर्विस टैक्स था, और जो स्टेट के टैक्सेस थे जैसे कि या एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, वैट हो गया, हाँ, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया। तो इन टैक्सों को सब्ज्यूम करता है ये जीएसटी, ठीक। अब देखिए जो यहाँ पर बात हुई कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई कि देखो इस बार उम्मीद है कि जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है, ठीक है, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो उसमें कुछ एज, जो भी वहाँ के जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन को अपॉइंट करना है, तो उसमें एज रिलेटेड जो नॉर्म्स थे उससे प्रॉब्लम थी, तो उसको हार्मोनाइज कर दिया गया है अदर ट्राइब्यूनल के साथ में। आपको पता है कि ट्राइब्यूनल 2 टाइप की होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। आर्टिकल 323A में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात होती है, और आर्टिकल 323 बी में
जो है वो नॉर्मल एपलेट ट्राइब्यूनल्स की बात होती है, ठीक है। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अथॉराइज की जा सकती हैं अंडर आर्टिकल 323A और 323B के अंतर्गत एपलेट ट्राइब्यूनल्स की जा सकती हैं। जैसे सपोज दैट कि टैक्स से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो टैक्स वाले में जाएगा, ठीक है। लैंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, तो वो लैंड वाले में चला जाएगा, लैंड अपीलेट ट्राइब्यूनल्स। तो हर ट्राइब्यूनल्स क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं जो कि कोर्ट के तरीके से ही काम करती हैं, बट वो कोर्ट नहीं होती हैं। कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में आप जो है आपका एजुकेशन रिलेटेड कोई राइट हनन हुआ है, ठीक है, आपके क्रिमिनल केसेस कोई हैं, आपकी कोई लैंड लेके चला गया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉपीराइट प्रॉब्लम है, आप सारे केसेस को लेके कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन एपलेट ट्राइब्यूनल क्या होगा, एपलेट ट्राइब्यूनल जैसे अगर सपोज करिए कि डिजिटल केसेस से रिलेटेड का कोई एपलेट ट्राइब्यूनल है, तो वो सिर्फ जो भी डिजिटल एक्ट हैं अगर उनके अंतर्गत कोई पनिशमेंट हुआ है तभी वो उन्हीं एपलेट ट्राइब्यूनल्स मतलब कि उन्हीं केसेस को वो हैंडल कर सकता है, वो दूसरे केसेस को हैंडल नहीं कर सकता है। उसके अंदर बताया जाता है कि देखिए स्लैश्ड ऑन जीएसटी मोलेसेस, मतलब कि जो मोलेसेस एक आपको पता है कि एक प्रोड्यूस इंटरमीडियरी प्रोड्यूस होता है जो कि शुगर केन और शुगर केन के बाद में क्या बनता है, मोलेसेस बनता है, और फिर मोलेसेस से क्या बनता है, अल्कोहल, अल्कोहल बनता है, और गुड़ भी बनता है, ठीक है, जैगरी भी बनती है। तो ये मोलेसिस क्या होता है, ये इसका यूज़ होता है, ये लिक्विड होता है और इसमें शुगर कंटेंट हाई होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है जानवरों को खिलाने में और पिलाने में, ठीक है। तो इस पे जो है 28% से 5% टैक्स कर दिया गया है, और इसकी वजह से जो है अब पेमेंट्स भी फार्मर्स को जल्दी मिलने लगी होंगी और कैटल का जो है फूड भी वो सस्ता हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में नीड इन फ्यूचर फॉर एक्सक्लूसिव डिस्कशन ऑन पर्सपेक्टिव प्लानिंग। अब देखिए जीएसटी कंपनसेशन सेस चल रहा था अभी तक, ठीक है, जिस जो 5 साल तक चलना था फ्रॉम 1 अगस्त 2017, क्योंकि इसी डेट से आपका जीएसटी स्टार्ट हुआ था। तो जीएसटी कंपनसेशन ये था कि जो इंडिया के अंतर्गत जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को ये डर था कि जो वो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो जीएसटी आने के बाद में उनका टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको सेटिस्फाई करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया था जीएसटी कलेक्शन के ऊपर, कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, लेकिन 5 साल तक के लिए था। फिर देखो प्रॉब्लम क्या हुई कि जो कोविड आ गया 2020 में, फिर 21 22 23 में, तो जो कंपनसेशन सेस के ऊपर जो कलेक्शन था, जीएसटी का कलेक्शन ही डाउन हो गया, तो सेस तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा ना। सेस आपको पता है ना क्या होता है, कि सेस होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक। और ये पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट के अंतर्गत लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर स्वच्छता से होता था, स्वच्छ भारत बनाने के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं तो उसके लिए सेस लगाए जाते हैं। तो सपोज दैट आप अगर 10,000 रुपीज टैक्स भरते हैं तो आपके ऊपर जो भी होता था करीब 1% या 2% वो जो है स्वच्छता टैक्स लगा दिया जाएगा, सेस लगा दिया जाएगा, या एजुकेशनल सेस लगा दिया जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हाँ, कोविड-19 की वजह से हमने बता रहे थे कि कोविड-19 की वजह से जो है टैक्स में कलेक्शन कम हो पाया था, तो सेस भी कम था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो सिन गुड्स हैं, यानी कि जो डीमेरिट वाले गुड हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे एनवायरनमेंट के लिए हो। जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, एरेटेड ड्रिंक्स हैं, यानी कि जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और टोबैको प्रोडक्ट्स, तो ये हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं नहीं, तो इनके ऊपर जो है ये लगा दिया गया है एक अलग से एक्सटेंशन वाला टैक्स, ठीक है, सरचार्ज। अब देखिए आगे क्या बताया जाता है कि जीएसटी को रेशनलाइज करने की जरूरत है और हॉलिस्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो इतने स्लैब्स बने हुए हैं इन स्लैब्स को कम किया जाए, और इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम अल्कोहल जो कि जीएसटी के एम्बिट से बाहर है इनको जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए। अगला आर्टिकल एक छोटा सा आर्टिकल था जो कि आईटी रूल्स में जो चेंजेस किए गए हैं अप्रैल में किए गए थे, अप्रैल 2023 में। आईटी एक्ट इंटरमीडिएटरीज गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 में चेंजेस करके अभी 2023 में किए गए थे, ठीक। तो इसको चेंज करके इन्होंने इस्टेब्लिश किया है फैक्ट चेक यूनिट को, ये आप याद रखिएगा, इन्होंने इसको फैक्ट चेक यूनिट को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। इसको क्यों इस्टेब्लिश किया, क्यों, नाम से ही पता चल रहा है फैक्ट चेक, मतलब कि अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि फॉल्स, फेक या मिसलीडिंग होगी,
तो उसके फैक्ट्स को चेक किया जाएगा, ठीक है। और वो यूनिट चेक करके जो है ये बताएगी कि ये इंफॉर्मेशन क्या है, उसका क्या स्टेटस है। और ये जो इंफॉर्मेशन की जो चेकिंग होगी वो किसी भी मैटर में चेकिंग नहीं होगी, वो होगी सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस से, ठीक है। मतलब कि अगर कोई नॉर्मल न्यूज़ है तो उससे रिलेटेड कोई मतलब नहीं। तो इसके खिलाफ जो है कुणाल कामरा और कुछ मैगजीन्स वाले जो हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने बताया कि देखिए ये जो आईटी रूल का सेक्शन, आईटी रूल के जो 3(1)(b) फिफ्थ में जो अमेंडमेंट ये किया गया है, ठीक, ये बताते हैं कि ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू बी द प्रोसिक्यूटर, टू बी द जज एंड टू बी द एग्जीक्यूशनर, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रुथ ऑनलाइन, ठीक। कि ऑनलाइन मीडियम में सही क्या है और गलत क्या है, इस बात को इस बात को ये गवर्नमेंट ही अब डिसाइड करेगी। क्यों डिसाइड करेगी भैया? फॉल्स न्यूज़ क्या है ये वो बताएगी, फेक क्या है ये वही बताएगी। अगर सपोज दैट कि अगर अभी आप रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में आपने बताया कि भैया इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रेट 6-7% नहीं है, इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रेट आपने बता दिया कि 24% है, ठीक। तो गवर्नमेंट कहेगी आपके तो डेटा गलत है, आप तो फॉल्स न्यूज़ फैला रहे हैं, और फिर इस चीज़ को लेके आपको वो पनिश भी कर सकती है, ठीक है। इसीलिए ये रूल्स में चेंजेस किए गए हैं। तो ये आईटी रूल 3(1)(b) फिफ्थ सेक्शन में जो है चेंजेस किए गए हैं। अब देखिए गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, हम जो है ऐसा कुछ नहीं करने वाले, पनिश वनिश नहीं करने वाले। हम सिंपली जो इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि जिस भी वेबसाइट पर या फेसबुक पर, सोशल मीडिया वाले चैनल पर अगर ये चीज़ अपलोड की जाती है, तो हम फेसबुक चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कुछ भी हो, तो उसको हम ये कहेंगे कि भैया देखो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, आप इसको नीचे कर लीजिए, या फिर आप एक डिस्क्लेमर वहां पर दिखा दीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन जो है मतलब कि गवर्नमेंट के वेरीफाइड सोर्सेज से नहीं है, ये आप इतना बता दीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट के वेरीफाइड सोर्सेज से नहीं है, ठीक। अब देखिए अभी तक क्या था कि जो रूल था, रूल 3(1)(b) फिफ्थ, ये क्या बोलता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी था 2021 तक। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरीज का मतलब भाई आपकी वेबसाइट चल रही है, आपका व्हाट्सएप चल रहा है, आपका ट्विटर चल रहा है, तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी कुछ भी, कोई न्यूज़, कोई वल्गर न्यूज़ डाल देगा, कोई पॉर्न क्लिप डाल दिया, कोई किसी भी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट की वीडियो डाल दिया, असॉल्ट की डाल दिया, तो कोई हेट स्पीच डाल रहा है, तो भाई कुछ तो जिम्मेदारी होगी ना इन इंटरमीडियरीज की। तो वही, अब देखिए अब जब इन्होंने अमेंडमेंट कर दिए इस रूल में, आईटी एक्ट, आईटी रूल 2021 के रूल नंबर 3(1)(b) फिफ्थ में, तो अब क्या बोला उन्होंने कि हम कर रहे हैं कि रीजनेबल एफर्ट्स कर रहे हैं कि यूजर्स डोंट होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, स्टोर, अपडेशन, वही सारी चीजें बार बार हैं, इंफॉर्मेशन विच इज एफएफएम, एफएफएम मतलब फेक, फेल्स, सॉरी फॉल्स, फेक एंड मिसलीडिंग, ठीक है, आइडेंटिफाइड बाय एफसीयू। तो अब देखिए ये क्या है कि सेक्शन एक 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 और आईटी एक्ट में 2020 के एक सेक्शन 79 है, जो कि किसी भी इंटरमीडिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इसको समझिएगा। क्योंकि आज की डेट में जो हम जैसे डिजिटल इंडिया एक्ट लेके आ रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया एक्ट हम लोग क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि आईटी एक्ट जो 2000 का आईटी एक्ट है, ये करेंट जो चैलेंजेस हैं और कॉम्प्लेक्सिटी है इंटरनेट की, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है। आज की डेट में इतनी सारी इंटरमीडियरीज आ गई हैं, सोशल मीडिया पे आ गई हैं, ठीक है। आप फिनटेक की बात कर लीजिए, फोन पे और ये पेटीएम, ओटीटी आ गई हैं, ठीक, हेल्थ के फील्ड में आ गई, तो बहुत सारी जो है इंटरमीडियरीज आ गई हैं इंटरनेट पर। और अभी तक आईटी एक्ट 2000 में क्या था कि अगर कोई यूजर इन इंटरमीडियरीज का यूज करके कुछ भी कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी इंटरमीडियरीज की नहीं होती थी। अगर व्हाट्सएप पर आप कोई भी हेट स्पीच फैला रहे हैं तो उसके लिए इन व्हाट्सएप को जिम्मेदार नहीं माना जाता था, ठीक है, अभी तक। लेकिन अब अगर ये चेंजेस कर दिए गए हैं रूल 3(1)(b) फिफ्थ, तो इसके हिसाब से अब आपको आप जो है इससे एग्जेम्प्ट नहीं हो सकते हैं। मतलब कि अगर कोई यूजर कुछ गलत चीज होस्ट कर रहा है, अपलोड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, शेयर कर रहा है
ठीक है। तो उसके लिए इंटरमीडियरीज भी जिम्मेदार होंगे, और ये आने वाले हमारे डिजिटल इंडिया एक्ट में भी होगा। अब देखिए वही कोर्ट थोड़ा सा अजीब सा है। कोर्ट बोलता है कि भैया देखो क्या है कि ये फेयर, मतलब कि जो जब जितने लोग अपील करने गए हैं वो लोग कहते हैं कोर्ट से कि देखो ऐसा ऐसा मैटर है, तो कोर्ट कहता है कि ये फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट को तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना। मतलब कि अगर अगर आप कोई गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करना चाहता था, गवर्नमेंट उसको उठा के बोलेगी आप तो फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के लिए जो चीज़ मिसलीडिंग हो सकती है वही चीज़ जनता के लिए जानकारी भी तो हो सकती है। जैसे अभी हमने अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात बताई, ठीक। अब देखिए और जितने भी टर्म्स यूज किए गए हैं, चाहे एनी बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एनी बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी मैटर में कोई फॉल्स फेक या मिसलीडिंग न्यूज़ फैलाई जा रही है, ठीक, उसके बाद एम्बिग्यूटी इन फॉल्स फेक एंड मिसलीडिंग इन टर्म्स में, ठीक, उसके बाद कोर्ट ये भी कहती है कि फॉल्स न्यूज़ अबाउट गवर्नमेंट एंड फॉल्स न्यूज़ में डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो भाई। कहने मतलब अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फॉल्स न्यूज़ फैला रहा है तब आप उसको जो है फैक्ट चेक यूनिट के थ्रू आप उसको जो है आइडेंटिफाई कर रहे हो। लेकिन अगर कोई आदमी जो है नॉर्मल फॉल्स न्यूज़ बना फैला रहा है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ ना। और बता रहे हैं कि देखो अभी तक पीआईबी तो काम कर रही थी ना इस फैक्ट चेक का। जो आप सेंसरशिप की बात हो रही है, तो काइंड ऑफ सेंसरशिप अभी तक तो पीआईबी कर ही रही थी। तो अब आप ये एफसीआई की आवश्यकता क्यों पड़ गई। ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, तो अब आप चाहते हैं कि जो आपके ओपोनेंट्स हैं अगर वो कोई फैक्ट फिगर या कोई ऐसी स्टेटमेंट दें जो आपकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती हो, तो आप उसको आईटी रूल्स के सेक्शन 31B5 के अंतर्गत अंदर कर दें। ठीक है, तो ये बात हो रही है। अब यही हो गया, बस यही आज के आर्टिकल थे। फिलहाल जो है थैंक यू सो मच। और आप अगर बताइए, अगर इस फॉर्मेट से ज़्यादा पीपीटी के फॉर्मेट में कल हम प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करेंगे, और कल हम पीपीटी के फॉर्म में इसको प्रेजेंट करेंगे अपने आर्टिकल को। तो आप बताइएगा कि कौन सा फॉर्मेट बेटर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।